फ्रेंड, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम में दोस्तों, मैं आज आपके खिदमत में हाजिर हूँ। फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 51 मैं 16 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा दोस्तों। और इसके साथ साथ जो अभी मैंने आज पेपर्स में न्यूज में जो देखी है और यह याचना आ चुकी है कि यूपी पीसीजे के लिए 95 सीट है, बिहार एपीओ के लिए जो है, और बिहार एपीओ के लिए जो कुछ सीटें एक्सटेंड किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो है और क्या नाम है, एमपी है, और उसके बाद में अदर स्टेट एग्ज़ाम जो अभी आने वाले साल के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 2021 जो बच्चे पीसीजे या अदर स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी जुडिशियल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस स्टडीज के नाम से चैनल चलाई जाती है। अभी तक जो हमारे चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मैं टोटल में हमारे पास जो है 16 प्रैक्टिस सेट है, मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में करीब 3000 क्वेश्चंस हैं। 3000 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में मैं और भी सारे अभ्यास लाऊंगा। और एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मैं आज जो है टोटल 150 क्वेश्चन बताऊंगा एवरीवन दोस्तों। मेरा पहला सवाल ये है कि निर्धनता के कारण किसी को समान न्याय या निष्पक्ष विचारण किसी को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी के पास धन नहीं है तो क्या उसे सोशल जस्टिस से जो है या ट्रायल से उसे जो है वंचित नहीं किया जाना चाहिए। एक सक्षम अधिवक्ता को नियुक्त करने के में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो जटिल मामलों से समान रूप से निपट सके। और नए अधिवक्ताओं को न्यायालय में संरक्षण नहीं प्रदान करना चाहिए। पर्याप्त समय और पूरे कागजात उपलब्ध कराना जाना चाहिए, जिससे चयनित अधिवक्ताओं को न्याय के रूप में कार्य कर सके। ये किस न्यायाधीश का अभिमत था? दोस्तों, ये न्यायाधीश का अभिमत है। न्यायाधीश का ये काम है कि कोई भी व्यक्ति का अगर उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, संवैधानिक अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, या सामाजिक तौर पर वो प्रताड़ित किया जा रहा है, तो या बहुत से क्या नाम है बड़ा व्यक्ति हो या बहुत अमीर व्यक्ति हो, क्या तो गरीब को न्याय से छीना नहीं जा सकता है। यानी बड़े बड़े मछलियाँ जो है छोटी छोटी मछलियों को खाने से बचाने चाहिए। इस वजह से इन्होंने जो है बहुत अच्छे जस्टिस के नाम से जाना जाता है। जो इसका नाम से जाना जाता है, ये जस्टिस थे न्यायमूर्ति पी कृष्णा अय्यर। कौन जस्टिस थे? न्यायमूर्ति पी कृष्णा अय्यर। यानी जो आप एक जज बनेंगे तो जज का काम होता है कि आप जो है आपका काम क्या है, समाज को जो है सामंजस्यपूर्ण तरीके से, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के तरीके से, यानी कोई बहुत बड़ा अमीर हो तो उसके लिए न्याय अलग से, कोई बहुत गरीब उसके लिए न्याय के लिए कुछ नहीं, जिसके पास पैसे नहीं वो न्याय ना पा चुके। तो इसका जो मेजर्स है, इक्वल मेजर्स है, जो आर्टिकल 14 में दिया गया है कि कैसे इक्वल मेजर्स होंगे, तो 14 में निर्धारित किया गया है। उस मेजर्स के तहत कोई बड़ा नहीं है, वो एक दृष्टि के तौर पर, हमारी दो आंखें दोनों समान तौर पर देखें, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, एक समान के तरीके देखकर एक समान न्याय देना चाहिए। ये सजेस्ट जो है न्यायमूर्ति पी कृष्णा अय्यर ने दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 है। कहता है क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार किसे है? तो निःशुल्क विधिक सहायता का कानूनी अधिकार भी है, मौलिक अधिकार ये भी दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है यदि किसी अभियुक्त को क्या है, यदि किसी अभियुक्त को क्या कहता है, यदि किसी अभियुक्त को एक मिनट, यदि किसी अभियुक्त के पास यथास्थित साधन नहीं है कि वो अपने बचाव के लिए एक प्लीडर रख सके, तो सत्र न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय उसे प्लीडर उपलब्ध कराएगा। ये प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता है। किस धारा में दिया गया है? तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में दिया गया है 53 का जो है 304 में दिया गया है। किस सेक्शन में दिया गया? 304 में। ओके, इसका जो है बी है। अब बात करेंगे 54, दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सी धारा अंतिम रिपोर्ट से संबंधित है, यानी फाइनल रिपोर्ट से संबंधित है। आपको बहुत ही आप जानते हैं फाइनल रिपोर्ट से संबंधित है, तो 54 का क्या होगा? 54 का जो है आपको 54 का क्या होगा? फाइनल रिपोर्ट्स कौन सी धारा अंतिम रिपोर्ट से संबंधित है? 54 का बताइए, 173, 159, 172, 170। आप बताइए कौन सा होगा 54 का? 54 का करेक्ट करके बताइए। 54 का होगा अंतिम रिपोर्ट की जहाँ बात आएगी
169 होगी। ठीक, और पुलिस रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट 173 में आएगी, चार्जशीट आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं, तो निःशुल्क विधिक सहायता 304, ठीक है, 55 का सी। ओके, अब बात करेंगे 56 धारा 306 के तहत शाह अपराधी को क्षमादान का आज जो है शाह अपराधी है उसका क्षमादान का आदेश कौन दे सकता है? आदेश कौन दे सकता है? तो अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी भी प्रकरण का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ये दे सकता है। क्या है कि जो है अन्वेषण या जांच या विचारण किसी भी प्रकरण पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी दे सकता है। जांच या विचारण के किसी भी प्रकरण में प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, उपरोक्त में दोनों हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय एविडेंस एक्ट पर। भारतीय एविडेंस एक्ट पर हम आते हैं, इस पर देखते चर्चा करते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब प्रभावशील हुआ? तो ये 57 का क्या होगा? आप लोग जरा ये बार बार पूछा जाता है, तो ये जो याद रखिएगा 1 सितंबर 1872 का प्रभावशील हुआ, 1 सितंबर 1872 को। ओके, अब बात करते हैं 58 साक्ष्य अधिनियम क्या है? साक्ष्य अधिनियम लागू होगा तो संपूर्ण भारत पे लागू होगा, अब जम्मू कश्मीर छोड़ के नहीं, अब संपूर्ण भारत पे लागू होगा। ठीक है, अब साक्ष्य अधिनियम लागू किस पर साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू होगा? तो साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू होगा? तो 59 का आप क्या बताएंगे? सोच के बताइए 59 का आंसर क्या होगा? तो 50 जो क्या है एयरफोर्स एक्ट के तहत गठन न्यायालय पे कार्यों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होगा, नहीं लागू होगा। एफिडेविट पे शपथ पत्र पे लागू होगा, नहीं लागू होगा। मध्यस्थ के समक्ष होने वाले आल प्रोसीडिंग यानी आर्बिट्रेशन के समक्ष जो आल प्रोसीडिंग होगा वहाँ लागू होगा, यहाँ भी नहीं लागू होगा। तो तीनों प्रोसीडिंग में लागू नहीं होगा, उपरोक्त में से किसी भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य विधि क्या है? तो साक्ष्य विधि एक प्रक्रिया विधि है। साक्ष्य विधि क्या है? एक प्रक्रिया विधि है। अब बात करते हैं 61 षड्यंत्र से संबंधित धारा कौन सा है? तो 61 का षड्यंत्र से संबंधित धारा कौन सा है? तो आप बताइएगा कौन सा है 61 का? 61 का आपका क्वेश्चन जो है बी है। कौन सा है? बी है, धारा 10 षड्यंत्र से संबंधित धारा 10 बताया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विधि साक्ष्य अधिनियम का आधार माना जाता है? तो साक्ष्य विधि का आधार माना जाता है, कौन सा माना जाता है? तो इसका आप 62 का, तो 62 का क्या होगा? 62 का जो है क्वेश्चन होगा 62 का सी। कौन सा होगा? 62 का सी होगा दोस्तों। कौन सा होगा? 62 का सी, यानी उस स्थान की विधियाँ जहाँ किसी मामले में कार्यवाहियों में की जानी चाहिए। उस स्थान की विधियाँ जहाँ किसी मामले और कार्यवाही में की जानी चाहिए। साक्ष्य विधि क्या है? साक्ष्य विधि क्या है? लेक्स फोरी है। क्या है साक्ष्य विधि? साक्ष्य विधि तो लेक्स फोरी है। क्या है? लेक्स फोरी है। ओके, अब बात करते हैं साक्ष्य विधि में शामिल क्या है? तो साक्ष्य विधि में क्या शामिल है? 64 का क्या शामिल है? तो साक्ष्य विधिक के नियम क्या शामिल है? साक्ष्य विधिक के नियम शामिल है। ओके, अब बात करते हैं 67 साक्ष्य विधि में कुल कितने धारा अध्याय हैं? तो 65 में साक्ष्य विधि में कितने कुल धारा अध्याय हैं? तो इसका 167 धाराएं हैं और 11 अध्याय हैं। कितने? 167 धाराएं, 11 अध्याय हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 66 यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। ओके, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होगा? दस्तावेजी साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ए बी दोनों। तो 66 का क्या होगा? 66 का ए दस्तावेजी साक्ष्य होगा। क्या होगा? दस्तावेजी साक्ष्य होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है। तो आप प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है। दस्तावेजी साक्ष्य जो है वो प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित करता है। मौखिक साक्ष्य भी प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित करता है। सेकेंडरी साक्ष्य भी प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित करता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस एविडेंस नहीं करता है। आंसर इसका ए सही है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के संवैधानिक विधि पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग है? कौन सा भाग है राजनीतिक सिद्धांत का? तो है तो गरीब को विधिक सहायता, ये दोनों जो है
अस्पृश्यता को उन्मूलन हो, बलात्कार श्रम जो है 24 जो है, और 23 में बताया गरीब विधिक सहायता जो है 39A में बताया गया, यानी 68 का क्या होगा, तो 68 का जो आप देखेंगे तो 68 का जो है C होगा, यानी गरीब को विधिक सहायता की बात करती है। ठीक है, अब बात करते हैं 69, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो नीति निर्देशक तत्व नहीं है, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी नहीं है, समान सिविल सहायता आर्टिकल 44 में बताया गया है, ग्राम पंचायत का गठन धारा 40 में बताया गया है, शिक्षा का अधिकार ये मूल अधिकार है, निःशुल्क विधिक सहायता ये भी बताया गया, तो शिक्षा का अधिकार बताया गया, ये विधिक अधिकार ये जो है मूल अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन सा एक नहीं है, तो सामान्य निःशुल्क विधिक सहायता ये भी है, कृषि पशुपालन का भी है नीति निर्देशक तत्व, पर्यावरण संरक्षण का जो है ये भी है, प्राइवेट उद्योग को सहायता है। 70 का कौन सा होगा, तो 70 का आप बताइए दोस्तों, 70 का होगा D, प्राइवेट उद्योग को सहायता। ठीक है, अब बात करते हैं 71 है भारत के संविधान का अनुच्छेद 48A, जो भारत का संविधान है 48A किससे संबंधित है, तो 48A, एक मिनट, 48A किससे रिलेटेड है, तो 71 का कौन सा होगा, आप बताइएगा। 71 का D, वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन से है। 48A जो है वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से और संवर्धन से है। ठीक है, अब बात करते हैं 72, समान सिविल सहायता का प्रावधान संविधान में कहाँ दिया गया है, तो समान सिविल सहायता का प्रावधान जो दिया गया जो है संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो 44वें आर्टिकल 44 में है। ठीक है, अब बताइए कि रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन वालमांटन बनाम भारत संघ से संबंधित कौन सा केस है, तो रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन वाल्टरसन का 73 का कौन सा है, तो 73 का आप जब देखेंगे तो 73 का है एक सिविल ये जो है एक जो है सिविल समान सिविल सहायता यानी कॉमन जो है सिविल कोड की बात करता है। ठीक है, 73। अब बात करते हैं 54 में क्या कहता है, 54 में आप देखेंगे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सही सूची को दिए कोटों को सहायता सही उत्तर दीजिए। अब इसका जो है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन है, भारत की संप्रभुता रक्षा करना है, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का रक्षा करना है, संसद के सदस्य को दल परिवर्तन के आधार पर निरहता किया जाता है। तो इसका जो है अगर बात करेंगे तो D का कौन सा होगा, A का कौन सा होगा, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है 74, तो 74 का जो आंसर आएगा वो A आएगा। क्या कौन सा आएगा, A, यानी A का 4। अब A का 4 क्या है, A का 4 देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण का सतत संवर्धन, तो 48A में बताया गया है। A का 4 48A में बताया गया, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन कहाँ दिया गया है, 48 का A दिया गया है। अब बात है B की, भारत की प्रभुत्ता की रक्षा करना। अब B की 3 जो है भारत की प्रभुत्ता की रक्षा करना, तो B की क्या है 3 है, तो B का आप 3 ले लेंगे। 3 क्या है, भारत की प्रभुत्ता रक्षा करना, तो 51AC में बताया गया है। हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं को परीक्षण करना, तो C का क्या बताया, C का 2 बताया गया है, यानी C का जो है 2 है, तो कहाँ दिया गया है 51AF में दिया गया है। ठीक है, अब संसद के दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, तो D को 1 दिया गया है कि 102 में दिया गया है, 102 के 2 में दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधित संविधान कहाँ से लिया गया है, तो ये बात है 75 का है। तो 75 में क्या बताया, 75 में जो है C है, 75 में C है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रयत्न करेगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा उन्नयन के लिए प्रयत्न करेगा, तो 76 का कौन सा क्वेश्चन होगा, 76 का जो है D होगा, यानी अनुच्छेद 51 में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं C के दफ्तरी बनाम OP गुप्ता AAR 1971 सुप्रीम कोर्ट निर्णय के अंतर्गत किससे है, तो 77 के हैं,
तो 70 है मौलिक अधिकारों का विषय है कि नीति निर्देशक तत्व का विषय है कि मौलिक अधिकारों के नीति निर्देशक तत्व का विषय है कि उच्चतम न्यायालय की अवमानना है। तो 77 का क्या होगा? 77 का जो है आंसर होगा सी, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों होगा। ठीक है, सी के दफ्तरी वाला केस। अब बात करते हैं 71 मौलिक कर्तव्य का विचार प्राप्त किया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार किया गया है, कहाँ से किया गया है? जो है ये किया गया है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संविधान से, सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से। ठीक है, अब बात करते हैं 79 में जो है मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया है? किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति मात्र संवैधानिक प्रमुख है। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी आर के तहत संसदीय प्रकार की सरकार में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अब इसका स्टेटमेंट 80 का कौन सा सही है? तो 80 का ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है। ठीक है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 81 निम्नलिखित में से किस मंच में संविधान के मूल कर्तव्य सीधे प्रवर्तित किए जा सकते हैं? किस मंच से सीधे प्रवर्तित किए जा सकते हैं? 81 का जो है ये है इनमें से किसी भी नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट करा सकता, ना हाई कोर्ट, ना राष्ट्रपति। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित है? संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों तथा संस्थाओं का आदर करना, ये भी सम्मिलित है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये भी है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना और छोड़ भारत की निष्पक्षता बनाए रखना। तो 82 का क्या है? 82 का आप जब देखेंगे तो 82 का जो है डी, पंथ निरपेक्षता बनाए रखना, ये जो है मूल कर्तव्य की सूची में जो है सम्मिलित नहीं है, तथा उसकी रक्षा करना। ठीक, ये नहीं सम्मिलित है और बाकी सब सम्मिलित है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं, राष्ट्रगान का आदर करना, यानी 83 क्या है? 83 का आप बताएंगे, 83 का जो है डी है, भारतीय संस्कृति को संवर्धन जो है कर्तव्य नहीं है। भारतीय जो है संस्कृति का संवर्धन करना, ये जो है कर्तव्य नहीं है। संप्रभुता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, राष्ट्रगान का आदर करना, ये सब चीज़ें जो है मौलिक कर्तव्य में उल्लेख है, लेकिन भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो 4th ए में है। कौन से भाग में है? तो 4th ए में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान करना, ये क्या है? 85 आप देखेंगे तो 85 का सी होगा, प्रत्येक नागरिक का ये क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अब बात करते हैं 86 क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना क्या है? ये मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना क्या है? ये मूल कर्तव्य है। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो मूल कर्तव्य राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, ये भी मूल कर्तव्य है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना, राष्ट्रगान गाना, ये मूल कर्तव्य नहीं है, डी। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। संविधान में उपनिषद मूल कर्तव्य हैं, संविधान में उपनिषद मूल कर्तव्य हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है? 88 का कौन सा क्वेश्चन है? जो है 88 का जो ऑप्शन है, यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य है। निजी प्राइवेट संपत्ति की सुरक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव की रक्षा करना, आज उसका संवर्धन करना है। तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। ये बी, ये 2 नहीं होगा, 1 और 3 होगा, क्योंकि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना होता है। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना। ठीक है, अब बात कर रहे हैं राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना अनिवार्य है? तो 89 का है। 89 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होगा 89 का? 89 का जो है डी, क्या होना चाहिए? आदरपूर्वक खड़े रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं संपत्ति अंतरण टीपीए की बात कर रहे हैं। तो टीपीए में जो है एक जमींदार ने एक नर्तकी से करार किया, जो नर्तकी से है उसने क्या किया? एग्रीमेंट किया। उसके उत्तराधिकारी और वो हर माह में
₹100 उस नर्तकी को एवं उसके उत्तराधिकारियों को भरण पोषण के लिए प्रदान करते रहेंगे। इस नर्तकी के उत्तराधिकार में से किसी एक जमींदार ने उत्तराधिकारियों के विरुद्ध जो है भरण पोषण का वाद प्रस्तुत किया। ऐसे करार क्या है? 90 का है वैध है, अवैध है, शुनकरड़ी है या उपरोक्त में से किसी कथन सत्य नहीं है। तो 90 का क्या होगा? आप सही ऑप्शन बताइए। तो 90 का जो होगा डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। अब बात करेंगे 91, संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या है? स्टेटमेंट गलत है। संपत्ति अंतरण अधिनियम पक्षकारों के कृत्य द्वारा किया जाएगा। ये कैंडिडेट जो पार्टीज के कैंडिडेट आचरण द्वारा किया जाएगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम सामान्यतः एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को किया जा सकता है। ये भी सही, ये भी सही है। ठीक है। अब सी क्या कर रहा है? उस व्यक्ति उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्ति अपेक्षित नहीं तो संपत्ति का अंतरण बिना लिखे भी किया जा सकता है। ये भी सही है। ठीक है। संपत्ति ऐसा अंतरण भी किया जा सकता है जहाँ अंतरणकर्ता अंतरण के मृत्यु के पश्चात ही परिवर्तित हो, तो ये नहीं किया जा सकता है। तो ये नहीं किया जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 91 कौन सा है? 91 का डी, ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 92 का क्या कह रहा है? 92 ये कह रहा है कि 92 है। 92 संपत्ति अंतरण के क्षेत्र निम्नलिखित अंतरण शामिल नहीं है। तो क्या नहीं शामिल है? तो वसीयत द्वारा अंतरण, पारिवारिक बंदोबस्त द्वारा अंतरण, विभाजन द्वारा अंतरण, विधि द्वारा अंतरण, समापन द्वारा तथा प्रत्यय द्वारा अंतरण, उपरोक्त में से सभी। तो संपत्ति अंतरण निम्नलिखित में से अंतरण शामिल नहीं है। तो 92 का क्या होगा? आप सही बताइएगा। तो 92 का जो है एफ, ये सब शामिल नहीं है। यानी क्या नहीं शामिल है? जो वसीयत द्वारा अंतरण ये भी नहीं शामिल है, पारिवारिक बंदोबस्त द्वारा अंतरण ये भी नहीं शामिल है, पार्टीशन द्वारा अंतरण ये भी नहीं शामिल है, विधि द्वारा अंतरण ये भी नहीं शामिल है, और समापन या प्रत्याग द्वारा अंतरण ये भी शामिल है, उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? 93 संपत्ति अंतरण अधिनियम विनियमित करता है। 93 क्या करता है? मात्र जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण, जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण यूँ न्यायालय के आदेशों द्वारा अंतरण, जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण यूँ विधि की क्रियाओं का अंतरण, उपरोक्त में समस्त अंतरण। 93 का कौन सा होगा? तो 93 का आपको जो है सही ऑप्शन जो है कौन सा होगा दोस्तों? 93 का ए होगा। मात्र जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतर होता है, जो लिविंग पर्सन हो उन्हीं पे अंतर होता है। ठीक है। अब 94 है संपत्ति अंतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? जो संपत्ति अंतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं ये देखना है। तो 94 है। तो 94 का आपको ये देखना कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है उससे ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति संपत्ति हस्तांतरण कर सकता है, ये सही है। वो संपत्ति का ट्रांसफर यानी हस्तांतरण वर्तमान या भविष्य में करता है, ये भी सही है। वो एक या अधिक से अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरण करता है, ये भी सही है। वो स्वयं या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरण नहीं कर सकता है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। ठीक। अब बात करते हैं धारा 5। धारा 5 की बात करते हैं तो संपत्ति अंतरण की परिभाषा के अंतर्गत जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी में शामिल है। तो जीवित व्यक्ति के अंदर कंपनी में शामिल है, तो क्या शामिल है? 95 में जो है ए जीवित व्यक्ति शामिल है के अंदर कंपनी, ये भी सही है। तो उत्तर ए सही है। ठीक है। अब बात करते हैं 96 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है? कौन सा विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित है? 96 का जो है क्या है? तो 96 का देखेंगे तो डी, ये सभी हैं। सेल है, विक्रय है, मॉर्गेजी बंधक है, पट्टा लीज सभी हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 से 37 निम्नलिखित किस पर लागू होती हैं? तो 5 से 37 किस पे लागू होते हैं? तो 1997 के जो है ये जो है 5 से 37 जो है ये जंगम यानी मूवल या इमूवल संपत्ति के अंतर्गत पर लागू होता है। जंगम या इमूवल के संपर्क 5 से 37 लागू होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 98
यानी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम का कोई संबंध नहीं होता है। तो कोई नहीं होता, किससे नहीं होता 98 का? तो 98 का जो है डी, इनमें से सभी, वायु से भी नहीं होता, जल से भी नहीं होता, प्रकाश से भी नहीं होता है। अब बात करते हैं 99 के, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यवान प्रतिभूत नहीं है? मूल्यवान जो प्रतिभूत नहीं है, ठीक है। अब कौन सा 99 का क्या होगा? तो 99 का है किसी बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद, ये मूल्यवान प्रतिभूत नहीं। एक किराया पत्र मूल्यवान प्रतिभूत है। एक प्रोमिसरी नोट, वचन पत्र, ये मूल्यवान प्रतिभूत है। तलाक का विलेख पत्र जो है, ये तीनों जो है मूल्यवान प्रतिभूति है। अब बात करते हैं भावी भरण पोषण का अधिकार, चाहे वो किसी भी रीत से हो, उद्भूत हो तो प्रत्यभूत हो या अवधृत हो। तो ये 100 का लाभ जो है, 100 का क्या है, 100 का क्या कह रहा है, 100 का भी अंतरित नहीं किया जा सकता है। क्या है? ट्रांसफर नहीं किया जाए। भावी भरण पोषण का अधिकार चाहे वो किसी भी रीत से उद्भूत हो, प्रतिभूति अवधृत हो, उसे अंतरित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम से संबंधित जो है MCQ 101, पिता अपने पुत्र को 100 रुपये देने का वादा करता है तथा उसे लिखित या पंजीकृत करता है। ये संविदा क्या होगा? तो 101 से 101 का क्या होगा? 101 का जो है ए होगा, ये वैध होगा। क्या होगा? यानी पिता अपने पुत्र को 1000 रुपये देने का जो है प्रॉमिस करता है तथा उसे लिखित या पंजीकृत करता है, ये संविदा क्या होगा? ये वैध होगा। अब दूसरा है ए और बी के नवजात शिशु की देखभाल करता है और उसके जीवन की आवश्यकताओं को आपूर्ति करता है, बदले में बी ए द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने का वचन देता है। बी द्वारा किया गया ऐसा वचन क्या होगा? 102 का क्या होगा? तो 102 का बी होगा। ये एक संविदा है। क्या है? ये एक संविदा है। यानी ए और बी के बीच जो है क्या करता है? ए है और बी है कि नवजात शिशु को देखभाल करता है। क्या करता है? शिशु जो उसके नवजात शिशु है उसकी वो देखभाल करता है, ठीक है। और उसके जीवन की आवश्यकताओं आपूर्ति करता है। उसके जीवन की जो भी कुछ आवश्यकता है उसे आपूर्ति करता है, बदले में बी ए के द्वारा किए गए व्यय के प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का यह वचन देता है। बी द्वारा किया गया सेवा या वचन क्या होगा? इस संविदा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 103 क्या कह रहा है? 100 ए और बी इस गलत विश्वास पर संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है। यानी ए और बी इस गलत विश्वास पर संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है। तो 103 है, तो 103 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही है वर्जित है। करार अधिनियम धारा 20 के अंतर्गत शून्य है, अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत शून्यकरणी है, अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत शून्यकरणी है, वैध संविदा है। तो इसका जो उत्तर होगा 103 का डी, ये वैध संविदा है, ठीक है। अब बात करते हैं 104 क्या कह रहा है? ए सरकारी विभाग बी को नौकरी दिलवाने का वचन देता है। बी इन सेवाओं के लिए ए को 5000 रुपये देने का करार करता है। बी नौकरी पा जाता है परंतु करार की गई धनराशि के भुगतान करने से मना करता है। निम्नलिखित में कौन सा करार विधिक स्थिति सही है? तो ये क्या है? 104 में क्या बताया गया है? 104 का बी है, यानी ऑप्शन बी है। ए 5000 रुपये बी को देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि ये लोकनीति के विरुद्ध है। क्या है? लोकनीति विरुद्ध होने के कारण जो है ये जो एग्रीमेंट है 5000 का जो प्राप्त करने का, वो क्या एग्रीमेंट है? वो शून्य है, ठीक है। क्या है? वो शून्य है, ठीक है। अब 105 देखते हैं। 105 में कहता आवेश का करार शून्य होता है, ये बताती है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903 LA 114 के वाद में अब्दुल द्वारा की गई है। 105 का कौन सा है ऑप्शन है? 105 का लॉर्ड मैकनाटन है, लॉर्ड एल्फिंसन है, लॉर्ड फोर्नॉट है, लॉर्ड हेल्डन है। तो 105 का कौन सा है? 105 का जो है ऑप्शन सी है, यानी लॉर्ड फोर्नॉट। कौन डिसाइड किया है? लॉर्ड फोर्नॉट ने डिसाइड किया है 1903 में, ठीक है। ए और बी के बटुआ पाता है, ए बी का बटुआ पाता है, उसे उसको दे देता है। बी ए को इनाम पाने के रूप में 100 रुपये का देने का वादा करता है। ये क्या है? 106। तो 106 एक वैध संविदा है, एक संविदा बिना प्रतिफल के है। ये एक सज्जन व्यक्ति का केवल वादा है, प्रतिमें से कोई नहीं। तो 106 का क्या होगा? तो 106 का ए होगा, ये लीगली कॉन्ट्रैक्ट यानी वैध संविदा है, ठीक है।
अब बात करते हैं 107। 107 में क्या है? 107 में है कि दो साविधवाएँ एक करार करती हैं, यदि उनमें से कोई पुनर्विवाह करती है तब उसे मृतक पति की संपत्ति से अपना भाग पाने का अपना अधिकार खो देगी। निम्नलिखित में से कौन सा करार सही है इसे दर्शाता है? तो 107 है। 107 का जो ऑप्शन है यानी करार विधि विरुद्ध है, करार विधिक अवरोधक है, करार किसी भी विधवा की इच्छा पर सुनकरी है, करार विधि द्वारा क्या है? इन्फोर्सेबल है, यानी करार विधि द्वारा क्या है? परिवर्तनीय है। कैसे परिवर्तनीय है इसको फिर देखते हैं। यानी दो साविधवाएँ ये एग्रीमेंट करती हैं, यदि उनमें से कोई पुनर्विवाह करती है तब वो मृतक पति की संपत्ति से अपना भाग पाने या अपने अधिकार खो देगी। उसकी जो मृतक है उसके प्रॉपर्टी का अधिकार पाने के लिए वो क्या है? अपने आप को खो देगी। निम्नलिखित में क्या? तो ये करार जो है जो लीगल एग्रीमेंट है और विधि द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? 110। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है और जो आप जब तक कि करार प्रतिफल अपर्याप्त होता हो, यानी 108 का जो है ऑप्शन क्या होगा सही? ऐसे अपर्याप्त प्रतिफल स्वतंत्र सम्मति के न होने को सिद्ध के लिए एक साक्ष्य हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं 109। 109 क्या कह रहा है? 109 क्या कह रहा है कि ए जो है प्रतापगढ़ में मेरे जो है धान भंडार का सारा धान बी को बेचने का करार करता है। ऐसा करार के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा कथन सही उत्तर है? तो 109 क्या कह रहा है? 109 जो है 109 का जो आंसर जो है से करार एक संविदा है, क्योंकि ये यहाँ कोई भी अनिश्चित नहीं है। ये करार क्या? एक संविदा, यहाँ कोई अनिश्चित नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं 110 ऐसा करार जिसका प्रतिफल या उद्देश्य न्यायोचित नहीं है तो उससे संबंधित प्रावधान निम्नलिखित कहाँ दिया गया? ऐसा करार जिसका प्रतिफल या उद्देश्य न्यायोचित नहीं है तो उससे संबंधित प्रावधान निम्नलिखित कहाँ दिया गया है? तो 110 का जो आंसर ए है धारा 23 में दिया गया। कहाँ दिया गया है? धारा 23 में दिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं विधि शास्त्र से संबंधित देखते हैं। तो 111 क्या है? तो 111 में जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विधिक साथ संबंधी है? कौन सा युग्म विधिक साथ संबंधी है? सक्त, दायुक्त, नियुक्त, नियुक्ता, स्वतंत्रता, कर्तव्य, उन्मुक्त, निर्मुक्ता, ये सही है डी, और सब गलत है। ठीक। अब बताएं क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है? यानी विधिक व्यक्ति लीगल पर्सन से संबंधित है, यानी लीगल पर्सन से संबंधित तो कौन सा थ्योरी है? तो 112 का कौन सा थ्योरी है? तो 112 का बी, यानी विधिक व्यक्ति से संबंधित जो है कल्पनार्थ का सिद्धांत और कोष्टक का सिद्धांत है। किसका है? 112 का बी जो है कल्पनार्थ का सिद्धांत और कोष्टक का सिद्धांत विधिक व्यक्ति से संबंधित है। ठीक है। अब बात करते हैं निगमित व्यक्ति के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला था। निगमित व्यक्ति का जो है यथार्थवाद सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला था। तो 113 का क्या होगा? डी होगा। क्यों? ग्यारह के यानी निगमित व्यक्ति जो है कॉपरेशन पर्सन और रियलिस्टिक थ्योरी का प्रतिपादन करने वाला था ग्यारह। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट एक समाविष्ट व्यक्तित्व का सिद्धांत है? नहीं है। क्या है? समाविष्ट व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है। 114 का कौन सा है? तो 114 का जब आप देखेंगे तो 114 का डी है, यानी निषेधात्मक सिद्धांत है, ये नहीं है। और कल्पना सिद्धांत है, ये समाविष्ट व्यक्तित्व पर आधारित है, अर्थातवादी रियलिस्टिक पे है, ये भी है। कोष्टक सिद्धांत ये भी है। ठीक है। 114। अब बात करते हैं 115 विधि शास्त्र में कोष्टक विक्रेट सिद्धांत जिस पर विषय से संबंधित है 115। तो 115 किससे रिलेटेड है? 115 किससे रिलेटेड? सी किससे रिलेटेड है? 115 सी विधिक व्यक्ति से संबंधित है। किससे? विधिक व्यक्ति से संबंधित है। 116 कल्पना सिद्धांत निम्नलिखित संकल्पनाओं में किससे एक से संबंधित है? 116 किससे संबंधित? कल्पना का सिद्धांत निम्नलिखित में से संकल्पना किससे एक से संबंधित है? विधि व्यक्ति से है, स्वामित्व से है, दायित्व से, न्याय से है। तो 116 का किससे संबंधित है? 116 का जो है ये है, ये विधिक व्यक्ति से संबंधित है, लीगल पर्सन से रिलेटेड है। ठीक है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने विधिक व्यक्ति को परिभाषित किया है? किसने जो लीगल पर्सन को जो है डेफिनेशन किया है? एक ये अस्तित्व है जिसका अधिकार
एक कर्तव्य पर आरोपित करता है। 117 का क्या होगा? तो 117 का जो है ऑप्शन होगा बी, ग्रे। ग्रे ने बताया, क्यों किसने बताया है कि जो है इसमें क्या है कि इसमें बताता है कि विधि व्यक्ति को परिभाषित किया है कि एक अस्तित्व है, एक एग्जिस्टेंस है जिस पर अधिकार यूँ कर्तव्य आरोपित किए गए हैं। तो ग्रे ने बताया है। ये बहुत ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से विधिक स्थिति का सही उत्तर दीजिए। 118 के विधिक उत्तर का सही उत्तर दीजिए। 118 का क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर होगा बी, यानी आजन्मे व्यक्ति का कतिपय दशाओं में विधिक व्यक्ति का होता है। यानी आजन्मे व्यक्ति का कतिपय दशाओं में विधि व्यक्त होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119, ये किसने कहा है कि आजन्मे शिशु का विधिक अस्तित्व नहीं होता है? ये किसने कहा है कि आजन्मे शिशु विधिक अस्तित्व का नहीं होता क्योंकि वो अधिकार रहित होता है? ये किसने कहा है 119? तो 119 है कि पैटर्न ने कहा है, कि ऑस्टिन ने कहा है, कि सामन ने कहा, ग्रेग ने कहा है। किसने कहा है? पैटर्न ने कहा है। किसने कहा? पैटर्न। यानी ये किसने कहा? आजन्मे शिशु का विधिक अस्तित्व नहीं होता है क्योंकि वो अधिकार रहित होता है। ये किसने कहा? पैटर्न ने कहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, कथन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो बनारस है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। रीजन क्या है? कारण क्या? एक विश्वविद्यालय विधिक व्यक्ति है। नीचे दिए कोटों को सही उत्तर संकेतित कीजिए। 120 का क्या है? 120 का ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विरुद्ध न्यायालय वाद दायर किया जा सकता है और एक विश्वविद्यालय विधि व्यक्त है, ये दोनों सही हैं, ठीक है। 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा विधि व्यक्त है? तो विधि व्यक्त कौन सा है? तो 121 का कौन सा ऑप्शन होगा? 121 का डी, यानी जो मूर्ति है ये विधि व्यक्त होता है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकल निगम उत्तरवर्ती व्यक्तियों का निगमित श्रृंखला है। एकल निगम उत्तरवर्ती व्यक्तियों की निगमित श्रृंखला है। एकल निगम और समाविष्ट निगम एक ही नहीं। एकल निगम की मुद्रा होनी चाहिए, ऊपर में से कोई नहीं। 122, तो 122 का क्या कह रहा है? 122 के जो है ऑप्शन जो है बी होगा, 1 और 2 सही है। यानी एकल निगम उत्तरवर्ती की निगमित श्रृंखला है और एकल निगम समाविष्ट के निगम एक ही नहीं है, ठीक है। 122 का 2 बी है, ओके। अब बात करते हैं 123। 123 क्या है? विधि व्यक्त को स्पष्ट करने के लिए सेबनी ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यानी विधिक व्यक्त को स्पष्ट करने के लिए सेबनी ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? 123, तो 123 का बी है, कल्पना का सिद्धांत। किसने किया था? कल्पना का सिद्धांत सेबनी ने प्रतिपादित किया था, कल्पना का सिद्धांत, ठीक है। अब बात कर विधि व्यक्त का किस सिद्धांत का ये धारणा है कि विधि एकमात्र स्रोत है जिसमें निगम विधिक व्यक्त प्राप्त होता है। यानी 124 का जो है विधिक व्यक्त किस सिद्धांत को ये धारणा की है कि विधि एकमात्र स्रोत है जिसमें निगम को विधिक व्यक्त प्राप्त होता है? 124 का ए है, रियत का सिद्धांत होता है। क्या कहता है? रियत का सिद्धांत कहता है, ठीक है। अब बात करता है कथन जो है 125 के जो है स्टेटमेंट जो है, यानी मूर्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो संपत्ति धारण करता है। कारण है कि केवल मनुष्य ही व्यक्ति को कहा जा सकता है। उत्तर क्या होगा इसका? 125 का जो उत्तर होगा सी, यानी ए और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं 126 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 126 में है कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है तो एक हिंदू देवी प्रतिमा पर धर्मदाय में जो है क्या है? एक लाभकारी होता है। एक हिंदू देवी प्रतिमा धर्मदाय में लाभकारी होता है, ये सही नहीं, और बाकी सब क्या है? सही हैं। यानी एक हिंदू देव प्रतिमा न्यायी व्यक्त होता है। देव प्रतिमा के लिए स्थापित धर्मदाय से संबंधित शाश्वत की विरुद्ध नियम लागू होता है। एक हिंदू देव प्रतिमा का व्यक्तित्व केवल लाभार्थ है और स्वीकार नहीं, बल्कि ये दायित्व को भी उत्पन्न करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति क्या है? 127 का क्या है? सी है। 127 का सी है। वैदिक दृष्टि में व्यक्त नहीं क्योंकि वो केवल मंदिर का पुजारी कोई व्यक्त होगा, ठीक है। यानी मंदिर में भगवान की शिव मूर्ति क्या है? विधि की दृष्टि से व्यक्त नहीं है क्योंकि केवल मंदिर का पुजारी ही कोई व्यक्त होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं हिंदू मुस्लिम विधि। क्या आंसर लगा है? हिंदू मुस्लिम विधि। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 निम्न प्रकार के अपकृत धर्मत्व से संबंधित है। तो 128 का क्या होगा? 128 का ए होगा, शून्य और शून्यकारी विवाहों के लिए होगा। ठीक है। अब बात करते हैं 129 मुस्लिम विधि। क्या है? मुस्लिम विधि के जो निकट संरक्षक रहते हुए दूरस्थ संरक्षक द्वारा किसी आवेश का विवाह किया जाता है, तो ऐसे विवाह क्या होगा? यानी मुस्लिम विधि में निकट संरक्षक रहते हुए दूरस्थ संरक्षक द्वारा किसी आवेश का विवाह किया जाता है, तो ऐसे विवाह क्या होगा? 129 का क्या होगा? सी, शून्य होगा। ऐसे इस कंडीशन में क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। यदि किसी आवेश का न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो उसकी अवस्था की उम्र क्या होगी? 130। तो 130 में क्या बताया गया है? तो 130 का जो है उसकी उम्र क्या होगी? अवस्था 121 हुआ। यानी किसी आवेश का जो है न्यायालय द्वारा जो संरक्षक अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो उसकी अवस्था की उम्र क्या होगी? 21 वर्ष होगी। ठीक है। अवैधता संदाता की अभिरक्षा होती है, यानी इलीगल जो है कस्टडी के परिवार जो है लीगल कस्टडी की जो अवैध संदाता अभिरक्षा होती है, किसका होती है? 131 का जो है ए होती, माता की होती है। किसकी होती है? माता की होती है। ठीक है। मुद्दा विवाह का न्यूनतम अवधि क्या होता है? 132। तो 132 के मुद्दा विवाह का न्यूनतम अवधि जो है डी होता है, कोई न्यूनतम अवधि नहीं होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हिंदू विधि का प्रणेता क्या है? 133। तो 133 क्या होगा? 133 का ए होगा। हिंदू विधि का प्रणेता जो है मनु है। कौन है? मनु। मुस्लिम विधि में हेबा किया जा सकता है।